Hello, good morning friends. How are you? I hope you will be all fine at your home. Today I am going to explain in class 10th English Footprint Without Feet, chapter number 3, The Midnight Visitor. As you see, according to the name, the title of the chapter is The Midnight Visitor. The visitor that comes at the midnight. जो आपका चैप्टर नंबर 3 है आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट में द मिडनाइट विजिटर, उसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले तो आप अपनी जो बुक्स हैं उन्हें हैंड में ले लीजिएगा। मैं लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिएगा, वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो चैप्टर की समरी बता देते हैं और आपको चैप्टर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चैप्टर की स्टोरी है, समरी है। लेकिन उससे उस समरी से तो आप थोड़ा बहुत जान जाएंगे, लेकिन उससे कोई भी आपका बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि चैप्टर से आपके जो पैसेज आते हैं, जो आपके एक्सट्रैक्ट आते हैं, उसमें से आपके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर का उन क्वेश्चंस का जो आपके पैसेज में से आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनका आंसर देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको चैप्टर की एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक लाइन आपको रीडिंग होनी चाहिए, और जिससे कि आप ये पहचान सकें ये इस चैप्टर की ये लाइन है या जो आपका एक्सट्रैक्ट है या पैसेज है आपका इस चैप्टर से लिया गया है, और तब आप इसके अच्छे से आंसर दे सकते हैं। समरी जानने से ही आपका कुछ भला नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको फुल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, एक लाइन की एक्सप्रेशन देने जा रहा हूँ। आपको बहुत ही अच्छी सी लाइन आपको समझना है और फिर आपको री स्टडी भी करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है घर पे। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आता है तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थीम मैं आपको चैप्टर की बता दे रहा हूँ, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम से ही आपको बहुत सारा आइडिया आपको मिल जाएगा चैप्टर के बारे में। चैप्टर की थीम बताई गई है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस, अब आप कहेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है सर? तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको कहते हैं जब कहीं भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी अचानक सडनली आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, तो आप अपने माइंड का कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुरंत एकदम माइंड को यूज करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। और ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं कि आप उसको अपने माइंड को यूज करके आप अपना ही हार्म कर लें। मतलब एक पॉजिटिव वे में आपको अपने माइंड को यूज करना है, जिससे सारा मैटर सॉल्व हो जाए और आप उस खतरे से बाहर निकल आए। तो यही चैप्टर में बताया गया है। और इसमें एक बात और बताई गई है कि व्यक्ति के अंदर कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है, ये उसके फेस से या उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से शो नहीं होता है। कोई व्यक्ति चाहे वो मोटा हो या पतला हो या छोटा हो या लंबा हो, माइंड आप उसका नहीं जान सकते हैं, उसके पास क्या कितनी नॉलेज है या नहीं है। जब आप उसके साथ रहेंगे या उससे थोड़ा बातचीत करेंगे, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे, तभी आप माइंड को जान सकते हैं। आप किसी व्यक्ति का दूर से ही इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं या आप ऑब्जर्वेशन उसके बारे में नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही बताया गया है। इसमें दो जासूस की कहानी है, एक जासूस दूसरे जासूस से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छीनने के लिए आता है, लेकिन वो जासूस कैसे अपना माइंड यूज करके उन डॉक्यूमेंट को छीनने से बचाता है और अपनी लैब को भी बचाता है, यही स्टोरी में बताया गया है। देखिएगा, फर्स्ट लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। Ozival did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. लाइन को रीडिंग करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात और बता दूं, इस चैप्टर में आपके 3 मेन कैरेक्टर आपके दिए गए हैं। जो आपका फर्स्ट मेन कैरेक्टर है वो है आपका ओजिबल, जो हमारे चैप्टर का हीरो है, जैसे हम मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं, हीरो बोल सकते हैं। ओजिबल जो एक सीक्रेट एजेंट है,
एक सीक्रेट एजेंट और बताया गया है मैक्स, वो भी एक जासूसी है, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। और एक थर्ड पर्सन इसमें आया है आपका फॉलर, जो एक राइटर्स है। एक दिन जो फॉलर नाम का व्यक्ति होता है वो ऑजिबल जो सीक्रेट एजेंट होता है उसके बारे में उसने काफी सुन रखा था, उसके बारे में काफी पढ़ रखा था, तो उससे मिलने के लिए वो आता है। लेकिन जब वो उससे मिलने के लिए आता है तो जैसा वो सोचता है कि जासूस आपने ऐसे कि जासूस ऐसे होते हैं, जेम्स बॉन्ड की स्टाइल में होते हैं, एकदम रफ एंड टफ होते हैं, ऐसा उससे कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो वहीं से ये स्टोरी आपकी स्टार्ट हो रही है। Ozival did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read। बता रहे हैं फॉलर ने जैसा कि हमेशा से पढ़ा था सीक्रेट एजेंट के बारे में कि जासूस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑजिवल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। जो ऑजिवल था वो जैसे डिस्क्रिप्शन उसने फॉलर ने पढ़ा था जासूसों के बारे में, तो ऑजिवल इस सारे डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता था, यानी कि वो बिल्कुल वैसा नहीं था जिस प्रकार के जासूसों को होना चाहिए, या फॉलर ने जैसा जासूस के बारे में रीड कर रखा था कि जासूस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो वो बिल्कुल ऑजिबल उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड ए रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। बता रहे हैं फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फुल स्टॉप है यहाँ पर। फॉलर को काफी निराशा हुई थी, फॉलर जो मैंने बताया राइटर है उसको काफी निराशा हुई थी ये जानकर कि जो ऑजिबल है वो जैसा उसने पढ़ रखा था सीक्रेट एजेंट के बारे में वैसा बिल्कुल वो फिजिकल अपीयरेंस उसका वैसा बिल्कुल नहीं था। तो उसे ये काफी देखकर निराशा होती है कब, जब फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, जब वह है उस ऑजिबल के साथ जब उसे मिलने आता है तो उसके साथ जब वो एक गंदगी भरी कॉरिडोर में, रास्ते में, गली में, या एक गंदी सी गली में, मतलब कीचड़ वाली नहीं है, गंदी गली में जा रहा था, और द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक जहां पर ऑजिबल एक ग्लूमी यानी कि बहुत ही सुनसान टाइप का एक फ्रेंच होटल था। स्टोरी आपकी फ्रेंच की है, फ्रांस की बताई गई है, पेरिस की स्टोरी है आपकी, ये आपके पेरिस शहर के बारे में बताया गया है। बता रहे हैं तो जब एक बहुत ही सुनसान टाइप का एक फ्रेंच होटल में जब वो ऑजिबल के साथ साथ उसके पीछे पीछे जा रहा था और वो एक गंदे से रास्ते से उसे लेकर जा रहा था अपने साथ, तब उसने ये बात सोची कि ऑजिबल तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसने कभी भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था। तो ये जानकर, ये रियलाइज करके उसे काफी दुख होता है, फॉलर को दुख होता है। इट वॉज ए स्मॉल रूम, और जब वह उसके साथ पहुंच जाता है, जब वहां होटल में जाता है, बता रहे इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जहां पर अब यहाँ पर बता रहे हैं जहां पर ऑजिबल रहता था। अगर आपके क्वेश्चन ये आता है डिस्क्राइब द रेजिडेंस ऑफ द ऑजिबल, तो बता रहे हैं आंसर है इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा था, यानी कि ऑजिबल जो मतलब एजेंट था, जो हीरो है स्टोरी का, वो छोटे से उसके पास एक छोटा सा कमरा था ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और वो भी 6th फ्लोर पर, 6 छठी मंजिल पे, और यानी कि टॉप फ्लोर पे, यानी कि जिस फ्रेंच होटल में वो रहता था उसकी केवल 6 ही मंजिल थी, 6 स्टोरीज बिल्डिंग थी वो, और वो उसके टॉप पर ही रहता था। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि उसकी हाइट कितनी थी, कितने स्टोरी था, तो आप बता सकते हैं 6 स्टोरी था, क्योंकि बताया गया है वो टॉप फ्लोर पर ही रहता था, 6 और टॉप फ्लोर पे एक छोटे से कमरे में। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और बता रहे हैं स्केर्सली, इसके कहते हैं वो मुश्किल से, यानी कि ये हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है स्केर्सली, ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। और एक जब जासूस से मिलने जाते हैं तो आपको मालूम है तो काफी खुश था फॉलर, तो बता रहे हैं एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए या एक इस टाइप के व्यक्ति के लिए, क्योंकि सीक्रेट एजेंट होते हैं वो काफी रोमांटिक होते हैं, और जब आपका फॉलर है वो आपका राइटर था, दोनों यंग बता रहे हैं, तो वो कह रहा है कि एक ऐसे रोमांटिक एडवेंचर के लिए या एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जासूस टाइप के व्यक्ति के लिए ये जगह या उसका जो रेजिडेंस था वो बिल्कुल एक अच्छी जगह नहीं थी, एक सेटिंग मतलब एक बहुत ही अच्छी जगह नहीं थी, एक उपयुक्त जगह नहीं थी जहां पर वो रहता था ऑजिबल। नेक्स्ट पेज बता रहे हैं ऑजिबल वाज, अब जो ऑजिबल के बारे में डिस्कशन आ रहा है कि ऑजिबल कौन था, क्या था, कैसा था, बता रहे हैं फॉर वन थिंग, एक तरह से अगर देखा जाए ऑजिबल को तो फैट, वो मोटा था, वेरी फैट, ज्यादा मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और फिर उसकी जो लैंग्वेज थी, जो उसका एसेंट था यानी कि जो बोलचाल की लैंग्वेज थी, बता रहे हैं देयर वाज हिज
एसेंट और उसकी बोलचाल में मतलब ठीक ठाक था, सही से बोल चालता था। दाऊ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, बता रहे हैं हालांकि वो जो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को वो पैसिवली कहते हैं ठीक ठाक मात्रा, मतलब काम चलाऊ अंदाज में वो बोल देता था। यानी कि जो क्योंकि वो फ्रेंच में वो वहाँ पेरिस में रहता था, पूरा स्टोरी आपको पेरिस की बताई गई है। तो बता रहे हैं दाऊ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबल, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन था वो ठीक ठाक बोल लिया करता था। ही हैड नेवर, लेकिन फिर भी कभी नहीं, ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, लेकिन फिर भी वो कभी भी अपने अमेरिकन जो उसका एसेंट था, अमेरिकन कल्चर था, जो अमेरिकन उसके ऊपर जो खुमार था या जो भी, क्योंकि वो एक अमेरिकन था, जो पॉजिबल था वो एक अमेरिकन बंदा था और वहाँ पेरिस में आके वो शिफ्ट हो गया था। तो हालांकि जब दूसरी कंट्री पहुंच जाता है तो बता रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की फ्रेंच और जर्मन तो वो ठीक ठाक बोल लिया करता था, मतलब काम चलाऊ बोल लिया करता था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक एसेंट था, एक अमेरिकन लैंग्वेज का ज़्यादा उसके ऊपर एक ज़्यादा क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर अमेरिकन लैंग्वेज का ज़्यादा इम्प्रेशन था, इफेक्ट था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, और हालांकि बता रहे हैं कि वो 20 साल पहले बता रहे ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, वो बोस्टन से, अमेरिका के बोस्टन शहर से वो पेरिस में 20 साल पहले आया था, लेकिन अभी भी उसके ऊपर अमेरिकन का नशा काफ़ी था। हालांकि यही बता रहे हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज को ठीक ठाक बोल लिया करता था, लेकिन फिर भी उसकी बातों में कहीं ना कहीं अमेरिकन एसेंट झलकता था, दिखाई देता था। जैसे कि हमारे कोई इंडियंस हैं वो अमेरिका में जाकर रहने लगे, 20 साल रहने लगे, तो वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बार बार वो हिंदी यूज करेंगे। तो बताते हैं तो इस टाइप का एसेंट होता है, मतलब कि वो अपने अमेरिकन लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं शो करता था, अमेरिकन का उसके ऊपर ज़्यादा खुमार था। You are disappointed, Oswald said weasely over his shoulder, बता रहे हैं जब ओजिबल ने ये रियलाइज कर लिया कि उससे जो मिलने के लिए जो रीडर आया है उसे मुझसे मिलकर भी खुशी नहीं हुई है, तो वो बोलता है उससे यू आर डिसअपॉइंटेड, कि मुझे देखकर तुम्हें काफ़ी दुख हुआ होगा, मुझे देखकर काफ़ी दुख हुआ होगा, डिसअपॉइंट हुए हो तुम। और सेड विजली ओवर सोल्जर, वो अपने कंधा के ऊपर से, या कंधा ऊपर यानी कि अपने मुंह से, गर्दन से ही वो अपना उसने गर्दन घुमा के उसने उससे बोला कि मुझे देखकर खुशी नहीं हुई होगी तुम्हें। You were told that I was a secret agent, क्योंकि तुम्हें ये टोल किया गया था, तुम्हें ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन हैप्पीनेस एंड डेंजर। और हैप्पीनेस कहते हैं मतलब किसी के सीक्रेट को जानने वाला या दुश्मन के सीक्रेट को जानने वाला, और तुम्हें लगा हुआ तुम्हें मेरे बारे में ये बताया गया था मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं जासूस हूँ और मैं दुश्मनों के भेदों को जानने वाला हूँ या जानता हूँ, और खतरा और डेंजर, और हमेशा डेंजर में रहता हूँ, और डेंजर में रहने वाला व्यक्ति हूँ, हमेशा मतलब रिस्क लेने वाला व्यक्ति हूँ, तुम्हें ये बताया गया था। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर, और तुम्हारी इच्छा मुझसे मिलने इसलिए हुई क्योंकि तुम एक राइटर हो, तुम मेरे बारे में थोड़ा सा जानकारी करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, शायद तुम्हें कुछ अपने राइटिंग वर्क के लिए शायद नीड रही होगी। यंग एंड रोमांटिक, और तुम एक राइटर हो और यंग भी हो और रोमांटिक भी हो, तो मुझे देखकर तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी। यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, क्योंकि तुमने इनविजन किया होगा, तुमने देखा होगा मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, तुमने तो एक बहुत ही रहस्यमय लोगों को नाइट में देखा होगा, ऐसे जासूस को देखा होगा जो नाइट में चलते हैं, एकदम छुपे छुपे रहते हैं, सिगार पी रहे हैं, हैट लगाए हुए हैं, कोट पहने हुए हैं। फिगर इन द नाइट, मिस्टीरियस फिगर, इसको कहते हैं मिस्टीरियस फिगर्स। द क्रैक ऑफ पिस्टल, और तुमने ये सोचा होगा कि तुम्हें कहीं ऐसा कोई मिस्टीरियस फिगर मिलेगा, बहुत ही मिस्टीरियस वाला व्यक्ति, और उसके हाथ में पिस्टल होगी, पिस्टल चल रही होंगी, पिस्टल क्रैक हो रही होंगी, गोलियों की आवाज आ रही होगी। ड्रग्स इन द वाइन, और कहीं वो वाइन में शराब में ड्रग्स मिला के पी रहे होंगे, कहीं मतलब मेरी आपसे मुलाकात मेरी एक जगह होगी, यहाँ काफ़ी पार्टी शार्टी चल रही होगी, लोग शराब में ड्रग्स मिला के पी रहे होंगे, गोलियाँ चल रही होंगी, और एक बहुत ही मिस्टीरियस फिगर मिलेगा तुम्हें, मिस्टीरियस फिगर तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिला है, इसीलिए तुम्हें शायद मुझसे मिलकर काफ़ी दुख हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंस्टेड you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy
फैट मैन हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज बता रहे हैं, इंस्टीड और बता रहे हैं तुमने ऐसा सोचा होगा कि तुम्हें कहीं इस टाइप का व्यक्ति मिलेगा, लेकिन इसके जगह पर इसके बजाय यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, तुमने जो शाम है अपनी वो बहुत ही डल इवनिंग है तुम्हारी एक ऐसे फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, लेकिन तुमने मेरे साथ तुमने एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक ऐसी बहुत ही बोरिंग शाम मेरे साथ बिताई है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है कि जब वो उसके पीछे पीछे से मिलने आ रहा था तो उससे पहले उसके साथ मुलाकात एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में वो उससे मुलाकात उसकी हो चुकी थी। किसकी? फॉलर की और ऑजिबल की, राइटर की और ऑजिबल की एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में उसके साथ मीटिंग उसकी हो चुकी थी, यानी वहां पर उसकी मुलाकात हो चुकी थी। फिर म्यूजिक हॉल से फिर वो उसके कमरे में मिलने के लिए आ रहा है, तो बता रहा है तुम्हारी शाम तो बहुत ही एक मेरे जैसे उदास आदमी के साथ एक बहुत ही बोरिंग तुम्हारी शाम कटी है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद ए स्लोपी फैट मैन। आपका स्लोपी मीन्स होता है केयरलेस, एक लापरवाह मोटे आदमी के साथ तुम्हारी शाम आज स्पेंड हुई है। हो इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज, और जिसके पास कोई हैविंग मैसेज स्लिप इनटू हिज हैंड बाय डार्क आईज ब्यूटी, और जिसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि काली काली आंखों वाली एक लड़कियां सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उसे मैसेज दे जाएं, जैसे तुम फिल्मों में देखते हो जासूस आते हैं तो एक गर्ल्स आती हैं तो उन्हें चुपचाप स्लिप पकड़ाई जाती हैं, लड़कियां उनके हाथों में स्लिप पास कर जाती हैं। गेट्स ओनली ए प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और इसके जगह पर मेरे पास तो एक प्रोसेक टेलीफोन यानी सिंपल सा एक टेलीफोन है मेरे रूम में, कॉलिंग मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और बता रहे कि इसकी जगह पर मेरे पास तो एक सिंपल सा टेलीफोन है और उससे मैं सारे अपने अपॉइंटमेंट लेता हूँ। यानी कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास काली काली आंखों वाली लड़कियां हैं मुझे स्लिप पकड़ाए जाए, मैसेज दे जाएं, कोई इन्फॉर्मेशन दे जाएं क्योंकि मैं जासूस हूँ, तो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास एक सिंपल सा टेलीफोन है जो जिससे मुझे सारे अपने अपॉइंटमेंट मुझे रिसीव होते हैं। यू हैव बीन बोर्ड, लेकिन ये सब देख कर तुम तो काफी पूरी तरीके से बोर हो गए। द फैट मैन चकल कहते हैं जोर से हंसना, एकदम ठहाका मार कर हंसना। तो जो मोटा आदमी था यानी कि ऑजिबल था वो एकदम हंसा इस बात पर, मतलब अपने खुद ही बोल के हंस रहा है। टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, और जब वो उस होटल में चलते हुए छठी मंजिल पर पहुंचते हुए फिर वो अपने रूम के बाहर पहुंच जाते हैं तो वो अपना अनलॉक करता है। रूम कहते हैं अनलॉक करना यानी कि चाबी से खोलना। एंड डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेफ्ट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट आंसर, और वहीं दरवाजा खोलकर वही साइड में खड़ा हो जाता है कि मेरा गेस्ट है जो मेरा मेहमान है यानी कि फॉलोअर है वो पहले अंदर चलिए, उसकी एंट्री करने के लिए वो खड़ा हो जाता है कि चलिए भाई आप अंदर चलिएगा। यू आर डिसइल्यूजन ऑजिबल टोल्ड हिम, और फिर जब वो लोग और वहीं गेट के पास ही उससे ऑजिबल ये बोलता है कि अब तो तुम्हारा जो इल्यूजन था, जो तुम मेरे बारे में जिस तरह की तुम्हारी मेंटल थी या जो भी तुम मेरे बारे में तो तुम्हारे थॉट थे या तुम जैसा तुम मेरे बारे में सोचा करते थे, अब वो डिसइल्यूजन हो गया, यानी कि सारी गलतफहमी तुम्हारी दूर हो गई है, जो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब वो मेरे बारे में सारी हट चुकी है। डिसइल्यूजन है नेगेटिव होता है बट आपका, और जो ने उससे कहा बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड, लेकिन कोई बात नहीं, टेक चीयर, टेक इट इजी, लेकिन मेरे फ्रेंड कोई बात नहीं छोड़िएगा, आराम से रहिए। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी मैं तुम्हें एक पेपर दिखाऊंगा बहुत जल्दी, एक पेपर दिखाऊंगा, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, और जिनको हासिल करने के लिए बहुत सारे मैन एंड वुमन ने अपनी लाइफ को रिस्क लगा दिया, यानी जान जोखिम रहे। उन पेपर को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है, वो मैं पेपर भी आपको दिखाऊंगा। ऑजिबल ने फॉलोअर से कहा कम टू मी, अंदर आते समय जब वो उसे कमरे में रूम में लेकर अंदर आया, कम टू मी, जब वो अंदर लेकर आया तब उसने बोला समडे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये ऐसे पेपर हैं ये एक दिन हमारी जो हिस्ट्री है उसको जरूर प्रभावित करेंगे, अफेक्ट करेंगे। एक ऐसी इंफॉर्मेशन वाले पेपर है जिससे हमारा इतिहास एकदम अफेक्टेड हो जाएगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, तो ये सब एक ड्रामा की तरह लग रहा होगा, मैं ऐसी बात बता रहा हूँ कि ऐसे पेपर आने वाले हैं मेरे पास जो पूरा
इतिहास को हिला के रख देंगे, इतिहास को प्रभावित करेंगे। तो तुम ये सोच रहे हो ये सब ड्रामाबाजी में क्या बोल रहा हूँ, इज देयर नॉट, क्या तुम वास्तव में ये ड्रामा सा नहीं लग रहा है क्या? एज ही स्पोक, और ये बोल ही रहा था, बोलते बोलते ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और जब रूम के अंदर आ जाते हैं बोलते बोलते, यही सब बोलते बोलते ऑजिबल ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और फिर उसने अपने रूम की लाइट ऑन की। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही कमरे की लाइट ऑन होती है, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। बता रहे हैं फॉलोअर जो राइटर था, जो उसके साथ आया था, बता रहे हैं हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसको उस दिन का सबसे बड़ा झटका लगा, उसे बहुत बड़ा एक शॉक लगता है। तभी शॉक बिजली का नहीं है, सरप्राइज वाला है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कोई कमरे में लगभग बीच में, हाफ वे में मतलब मिडिल में, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक ऑटोमेटिक छोटी पिस्टल लिए हुए, एक रिवॉल्वर लिए हुए, पिस्टल लिए हुए कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ऑजिबल ब्लिंक ए फ्यू टाइम, ऑजिबल ने भी जब उसे देखा तो उसकी भी आंखें एकदम ब्लिंक होने लगी, पलकें झपकने लगी, अरे भाई ये मेरे कमरे में कौन है भाई। आगे देखते हैं मैक्स ही वीज्ड, वह वीज कहते हैं एकदम नोज वाली साउंड में बोलना, नाक के सुर बोलना, शायद वो उसकी आवाज भी इसी टाइप की रही होगी। तो जो ऑजिबल होता है वो चिल्लाता है मैक्स यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, अरे क्वाइट गेव ए क्वाइट स्टार्ट, गेव ए स्टार्ट आपका एक पूरा फैसला होता है, गेव ए स्टार्ट इसका मतलब होता है एकदम डरा देना या शौक देना। वो जो ऑजिबल होता है वो बोलता है मैक्स तुमने तो मुझे भाई डरा ही दिया था, आई थॉट यू वर इन द बर्लिन, मुझे लगा था कि तुम तो इस शहर में हो ही नहीं, तुम तो बर्लिन में हो, यानी कि बर्लिन कहाँ पर है मालूम होगा आपको, जर्मनी की कैपिटल है। मुझे लगा था कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, लेकिन तुम यहाँ मेरे रूम में भाई क्या कर रहे हो, मेरे रूम में कैसे आए, क्या कर रहे हो यहाँ पर। अब जो व्यक्ति था उसके बारे में बता रहे हैं, मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर कहते हैं दुबला पतला, पतला दुबला सा, ए लिटिल लेस देन टॉल, मैक्स था वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, काफी दुबला पतला था, लिटिल लेस देन टॉल, और लंबाई की कंपेयर करें तो थोड़ा छोटा था, लंबा उसे नहीं कह सकते हैं, देन टॉल यानी कि लंबी से थोड़ा सा छोटा, विद फीचर दैट सजेस्टेड, लेकिन उसके जो हाव ऐसे थे, जो फीचर्स उसके ऐसे थे, दैट सजेस्टेड जो इस बात की ओर सजेस्ट कर रहे थे, स्लाइटली द खराबली, क्या वो एकदम कुछ सोच के एकदम खराबली मूड में खड़ा हो, एक रोबोट टाइप स्टाइल में वो एकदम तान के खड़ा हुआ है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, और उसकी आंखों में एकदम फॉक्स की तरह चतुराई है, चालाकी, एकदम लोमड़ी की तरह वो हाथ लगाकर एकदम बैठा हुआ है। देयर वाज अबाउट हिम, उसके बारे में बात करें, असाइड फ्रॉम द गन, असाइड फ्रॉम द गन, और फिर एक तो वो हाथ लोमड़ी वाली स्टाइल में था, हाथ लगा के बैठा हुआ था, और फिर इसके अलावा असाइड फ्रॉम द गन उसके पास गन भी थी, नथिंग स्पेशली मेंसिंग, और वैसे कोई चीज ज्यादा परेशान करने वाली नहीं थी, उससे और कोई खतरा नहीं होने वाला था, हाँ लेकिन गन उसके पास थी। तो मैक्स बोलता है द रिपोर्ट, जब उससे ऑजिबल बोलता है भाई हमारे कमरे में क्या कर रहे हो तुम, तो बोलता है रिपोर्ट, he murmured the report that is being brought to you tonight concerning some new missile, कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज आ रही है, और जो कुछ जो कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, और जो मिसाइल्स के बारे में है, न्यू मिसाइल्स के बारे में कुछ पेपर्स वगैरह हैं, जिस पेपर की ऑजिबल फॉलोअर से बात कर रहा था, तो मैक्स उसी रिपोर्ट के बारे में कहता है कि आज तुम्हारे पास इज बीइंग ब्रॉट, जो आज आ रहे हैं तुम्हारे पास कुछ इंपोर्टेंट पेपर जो न्यू मिसाइल्स के बारे में है वो आ रहे हैं, मुझे वो वाली रिपोर्ट चाहिए, मुझे वो पेपर चाहिए। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा मैं तुमसे, मुझे ये पेपर तुमसे ले लेना चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे हाथों की कंपेयर में मेरे हाथों में ये पेपर ज़्यादा सेफ रहेंगे, ये मैक्स बोलता है। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैप्पीली, तभी ऑजिबल होता है वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है, रिवॉल्वर को देखकर वो वहीं मुड़ता है, और उसके रूम में एक जो कौन सी थी आर्म चेयर, जो हाथ रखने वाली चेयर होती है, इस टाइप से आपने देखी होगी, हिलती रहती है, तो उस पर जाके वो एकदम हाथ रखने वाली चेयर पर, नहीं रिलैक्स चेयर नहीं है, आर्म चेयर इस पर हाथ रखे जाते हैं, हाथ रखने की जगह होती है आर्म चेयर, एंड सेट डाउन हैप्पीली, और उस पर जाके हैवीली होकर एकदम जोर से बैठ जाता है।
और बोलता है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। रेज द डेविल ये भी आपका फ्रेश वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बुरा भला कहना या झगड़ा करना या बुरा भला कहना। तो बता रहे हैं मैक्स से वो सॉरी, और ये बोलता है कि इस बार तो जरूर मैं मैनेजमेंट से बुरा भला कहूंगा, यानी मैनेजमेंट से इस बार तो जरूर मैं झगड़ा करूंगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और मैं तुमसे बात की शर्त लगा सकता हूँ इस बार मैं इस होटल के मैनेजर को मैनेजमेंट को नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं उसको सही कर दूंगा। सही का मतलब ऐसा सही नहीं मतलब झगड़ा करना। ही सेड ग्रिमली, उसने एकदम हाथों को अपने एकदम बोला कि इस बार तो तुम मुझे तुम शर्त लगा लो, इस बार तो मैं मैनेजमेंट को सही कर दूंगा। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of balcony। क्योंकि ये अब इस महीने में दूसरी बार हुआ है कि मेरी इस बालकनी में से कोई मेरे कमरे में 2 बार घुस चुका है, यानी कि 2 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे इस रूम में इस कमरे की बालकनी में से कोई 2 बार हो चुका है। Somebody has got into my room second time in a month, 2 बार ऐसा हो गया है कि इस बालकनी से मेरे कमरे में कोई व्यक्ति आया है। फॉलोअर आज बैंड टू द सिंगल विंडो, तो जो फॉलोअर था जो उसके साथ आया था राइटर, उसने देखा सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उस कमरे में केवल एक ही खिड़की थी, सिंगल विंडो थी, तो उसकी तरफ जो फॉलोअर था वो देखने लगा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक ऑर्डिनरी विंडो थी, एक मामूली सी खिड़की थी, साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और जिसपे अब रात का अंधेरा शो हो रहा था, यानी कि नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसपे धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था, यानी क्योंकि शाम का समय था, तो वो जब उसके रूम में आ जाता है तो रात होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो बता दें जिसके वो फॉलोअर उस खिड़की को देखता है जिसपे अब अंधेरा दिखाई दे रहा था उसे। बालकनी मैक्स साइड विद राज इन्फेक्शन, तो मैक्स होता है जो दूसरा जासूस होता है, वो एकदम सरप्राइज से कहता है बालकनी, कौन सी बालकनी? नो आई हैड ए पास की, मैं तुम्हारी बालकनी से नहीं आया हूँ, मेरे पास तो पास की है, डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास, मैं तो उससे आया हूँ, तुम्हारी डोर से ही आया हूँ मैं। आई डोंट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में तुम्हारे मालूम भी नहीं था कि तुम्हारे कमरे में ऐसी बालकनी भी है। इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नॉन, अगर मैं ये जानता होता तो तुम्हारे कमरे में बालकनी है तो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम मेरी इजी हो जाती, तो फिर मैं इतना रिस्क लेके यहाँ पे क्यों आता, तुम्हारी बालकनी से ही आ जाता मैं। ये दूसरा जासूस बोलता है इट इज नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, एकदम गुस्से में ऑजिबल बोलता है मेरी बालकनी नहीं है ये जो बालकनी है, आप जानते हो बालकनी तो छज्जा होता है जो रूम के बाहर कभी खड़े होने के लिए लगा लेते हैं, ग्रिल वगैरह लगा लेते हैं, छज्जा बोलते हैं जिसे। तो कहता है ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये बालकनी दूसरे अपार्टमेंट की दूसरे रूम की है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरली एट फॉलोअर, और वह ये सारी बातें फॉलोअर को एक्सप्लेन वाली कंडीशन में बताता है कि मेरी नहीं है ये दूसरे अपार्टमेंट की है। यू सी, तुम जानते हो दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, क्योंकि जो मैं जिस रूम में मैं रहता हूँ कभी एक लार्ज यूनिट का, एक बड़े से कमरे का, मतलब बड़े वाले फ्लैट का ये पार्ट हुआ करता था, यानी कि बड़ी बिल्डिंग का ये पार्ट हुआ करता था, हिस्सा था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है थ्रू द दैट डोर देयर, जिसका दरवाजा देखो वहां पर है। यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और देखो मेरे रूम में जो तुम्हें दरवाजा दिख रहा है वो दरवाजा जी कभी लिविंग रूम के रूप में यूज हुआ करता था, यानी उसके दूसरी तरफ एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और उस लिविंग रूम में उसकी ये बालकनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो अब मेरे खिड़की के विंडो के ठीक नीचे है बालकनी, यानी कि जो दूसरा लिविंग रूम था उसकी ये बालकनी थी और वो अब मेरी खिड़की के ठीक नीचे है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और तुम 2 एम्प्टी डोर 2 door, 2 दरवाजे छोड़कर तुम उस खाली यू कैन गेट ऑन इट, और तुम इस बालकनी में पहुंच सकते हो, मतलब द एम्प्टी रूम, इस खाली दरवाजों को, मतलब जो खाली कमरा है उसको छोड़कर 2 door डाउन, 2 कमरों के आगे, इस एक खाली कमरा छोड़कर 2 कमरों के आगे तुम उस बालकनी में आसानी से पहुंच सकते हो। एंड somebody, और somebody ने, और किसी व्यक्ति ने ऐसा ही किया, लास्ट वन, किसी व्यक्ति ने पिछले महीने ऐसे ही किया था, वो इसी बालकनी से होकर मेरे कमरे में घुस आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और
इस होटल के मैनेजर ने मुझे इसे ब्लॉक करने के लिए, ब्लॉक ऑफ करने के लिए, इस बालकनी को बंद कराने के लिए मुझसे बोला भी था, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन लोगों ने लगता है बालकनी अभी तक बंद नहीं कराई है, इसीलिए मेरे 1 महीने में ये 2 बार हो चुका है कि मेरे कमरे में कोई इस बालकनी से आ चुका है। मैक्स ग्लैंस एट फॉलर, मैक्स था वो फॉलर को देखने लगा, उस पर अब वो उसको देखने लगा। Who was standing suddenly not far from Ojival, जो ओजिबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था, वहीं पर एकदम हड़बड़ा के खड़ा हुआ था, डर से खड़ा हुआ था। एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, और मैक्स ने उसे एकदम ऐसे बंदूक एकदम कमांडिंग गेस्चर में ऐसे करके ताने हुए कि बैठ जाओ, उससे गन से ही अपने इशारा करके उसे बढ़ा दिया कि बैठ जाइएगा। प्लीज सिट डाउन ही सेड, उसने कहा, मैक्स ने बैठ जाइएगा। वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मेरे ख्याल से अभी हमें लगता है आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैक्स बोलता है ये लगभग अभी आधा घंटा तक हमें वेट करना पड़ेगा, इसलिए तुम भी वहीं बैठ जाओ। 31 मिनट ओजिबल सेड मूडली, यानी कि एकदम मूडी अंदाज में ओजिबल ने कहा आधा घंटा नहीं 31 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा अभी। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, क्योंकि अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है, यानी कि 12:30 पर कोई व्यक्ति मेरे पास कागज लेके आएगा। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, अगर काश मुझे ये मालूम हो जाता मैक्स कि तुम्हें इन कागज के बारे में कैसे मालूम हो गया, मुझे ये मालूम होता कि तुम इन कागज के बारे में जानते हो तो मैं कैंसिल भी कर सकता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हें ये इन कागज के बारे में कैसे मालूम हो गया। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड, तो जो छोटा जासूस था यानी दूसरा जासूस था वो मुस्कुराया, इवली कहते हैं एकदम ईविल वाले अंदाज में। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे हासिल हो गई, मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं आज तुमसे वापस ले लूंगा। व्हाट इज दैट, ये क्या है। हु एट द डोर, अरे ये क्या है। तो यहाँ पर दरवाजे पर, यानी कि ओजिबल के जिस रूम में वो आए थे वहीं दरवाजे पर नॉकिंग होने लगती है। तो मैक्स बोलता है अरे भाई ये क्या है, दरवाजे पर कौन है ये। फॉलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फॉलर था वो एकदम जब दरवाजे पर अचानक नॉकिंग होने लगती है, खटखट होने लगती है, तो फॉलर एकदम चौंक जाता है, एकदम जंप करने लगता है, जंप कर देता है। ओजिबल जस्ट स्माइल, और ओजिबल था वो मुस्कुराने लगता है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, और जो ओजिबल होता है वो बोलता है कि ये पुलिस होगी। कौन आया है, ये पुलिस होगी जरूर। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मुझे ये लगा कि जब मेरे पास इतने इम्पोर्टेंट पेपर आ रहे हैं तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी थी, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट पेपर आने वाले हैं, तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि वो भी आ जाए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। I told them to check on me to make sure everything was all right, और I told them, मैंने पुलिस से ये कह दिया था to check on me, कि वो मुझे चेक करते रहे कि सब कुछ मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, रिपोर्ट मेरे पास सही सलामत है या नहीं है, मुझे कोई खतरा तो नहीं है, ये मैंने पुलिस को बोल दिया था कि मुझे समय समय पर चेक करते रहे। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, तो जो मैक्स था दूसरा जासूस था उसने अपने होठों को चबा लिया एकदम गुस्से में या थोड़ा सा। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और जो दरवाजे पर नॉकिंग थी फिर होने लगी। What will you do now, Max? ओजिबल आस्क्ड, ओजिबल ने उससे पूछा मैक्स अब तुम क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे तुम, बाहर तो तुम्हारी पुलिस खड़ी हुई है। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, और अगर मैंने दरवाजा आंसर नहीं दिया दरवाजे के, यानी दरवाजा नहीं खोला, दे विल एंटर एनीवे, तो वो कमरे में घुस के भी आ सकते, जबरदस्ती भी आ सकते हैं। द डोर इज अनलॉक्ड, क्योंकि डोर है वो अनलॉक्ड है, लॉक नहीं किया मैंने अभी, वो खोल के भी आ सकते हैं अंदर। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और जब वो तुम्हें देखेंगे तो उन्हें तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद द एंगर, तो जो मैक्स का चेहरा था वो गुस्से से लाल हो जाता, ब्लैक हो जाता है। ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, वो धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ, विंडो की तरफ वो बढ़ने लगता है। ही swung a leg over the sill, और वह उस विंडो पर एक पैर उसके सिल पर, यानी कि जो विंडो का स्पेस होता है यहाँ पर चौखट वगैरह लगती है या जो जगह होती है विंडो की, वो उस पर अपना एक पैर रख देता है। सेंड देम अवे ही वान, और उसने रिवॉल्वर तान के कहा उसने ओजिबल से कि उनको वापस भेज दो जल्दी से, उनको तुम्हें अंदर बुला के वापस भेजना है। आई विल नॉट वेट ऑन द बालकनी,
वेट ऑन द बालकनी, मैं तुम्हारा यही बालकनी में खड़े होकर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, उनको वापस भेजो। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, अगर तुमने उन्हें वापस नहीं भेजा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा एंड टेक माई चांस, और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड वॉइस वाज रेज्ड, और जो दरवाजे पर नॉकिंग थी वो तेज हो गई, लाउडर हो गई, और फिर वहाँ पे एक आवाज़ आती है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, अरे भाई मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने बॉडी को मोड़ते हुए, सो दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन, ताकि उसकी जो गन का निशाना है वो मोटे आदमी पर और उसकी गेस्ट पर यानी कि फॉलोअर पर बना रहे, वो अपनी बॉडी को मोड़ता है, लेकिन बंदूक वो जो पिस्टल थी उन्हीं दोनों की तरफ रहती है। द मैन एट द विंडो ग्रेस द फ्रेम, जो आदमी था वो उस विंडो के फ्रेम पे चढ़ जाता है यानी खिड़की पे चढ़ जाता है। विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने फ्री हाथ से, एक हाथ से सपोर्ट लेकर वो उस पर चढ़ जाता है विंडो पर। देन ही swung his other leg up and over the window sill, और फिर वो दूसरा पैर भी है उसी खिड़की पर रख लेता है, ओवर द विंडो सिल, उसी पे बैठ जाता है। द डोर नॉब टर्न, तभी जो रूम की डोर नॉब होती है, जो आपने देखा होगा जो एक हैंडल लगा होता है, वो घूमता है। स्विफ्टली मैक्स पुश विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, और जो मैक्स होता है वो अपने आप को धक्का देता है अपने फ्री हैंड से फ्रॉम द सिल, उस खिड़की से, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और नीचे जो बालकनी थी उसमें वो जंप कर देता है। जैसे दरवाजा खुलता है उसका लॉक खुलता है वैसे। एंड देन ही जैसे ही वह कूदता है, ही स्क्रीम वंस, वह चिल्लाता है एक बार, उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, सिल्ली, बहुत ही तेज चीख सुनाई पड़ती है उसकी, मैक्स की, जब वो खिड़की से कूदता है तब। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर एक वेटर होता है, उसके हाथ में एक ट्रे होती है, एक बोतल होती है, 2 गिलास होते हैं, एक बोतल 2 गिलास ट्रे में रखी हुई वो आता है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, और वेटर ही कहता है, सर आपने वापस आते समय जो आपने ऑर्डर दिया था ये मैं आपकी ड्रिंक ले आया हूँ। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, ही सेड, वह ये कहता है, he said and set the tray on the table, और ये कहकर जो वेटर होता है वो टेबल पर ट्रे रख देता है। डेफ्टली अनकॉर्क द बोतल, और वहीं जो बोतल होती है शराब की या पेप्सी या थम्स अप जिसकी भी होगी, उसको अनकॉर्क करता है, यानी कि उसका कैप को, कॉर्क को अनकॉर्क कर देता है, खोल देता है। एंड लेफ्ट द डोर, और कमरा छोड़कर वेटर चला जाता है। व्हाइट फेस शेकिंग, व्हाइट फेस होता है जब कभी देखा कहते देखो जैसे चेहरा एकदम सफेद हो गया है, तो जो उसका चेहरा, जो फॉलोअर का चेहरा था एकदम ब्रेड लेस हो जाता है, व्हाइट फेस हो जाता है, यानी ब्रेड लेस हो जाता है, एकदम सफेद पड़ जाता है, शेकिंग, और वो कपकपा रहा था। फॉलोअर स्टार्टेड आफ्टर हिम, और जो फॉलोअर होता है वो भी वेटर के पीछे पीछे जाता है। बट लेकिन ही स्टैमर्ड द पुलिस, और वो हगला खेलता कि भाई लेकिन अभी तुम बता रहे थे ऑजिबल, पुलिस तो कहीं है नहीं, हमारे आपके दरवाजे पुलिस तो है नहीं। हगला तो बोलता कि यहाँ पुलिस कह रहे थे, तुम पुलिस तो कोई नहीं। देयर वर नो पुलिस, तो ऑजिबल कहता है वहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ऑजिबल कहता है ओनली हेनरी, वहाँ तो केवल हेनरी था, मेरा बेटर था, होम आई एक्सपेक्ट, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि वो आ रहा होगा, मैं अभी उस ऑर्डर देकर आया था, तो जैसा मैंने उम्मीद एक्सपेक्ट किया था वो वही था, वो था हेनरी था, मेरा बेटर था। बट बिलीव नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी फॉलोअर अगेन, फॉलोअर दोबारा पूछे लेकिन वो आदमी तो वहाँ खड़ा हुआ है बालकनी में, वो तो भी फिर से आ जाएगा। नो, और कहता नहीं, ही विल नॉट रिटर्न, अब वो नहीं लौटेगा। यू सी, तुम्हें एक बात बताऊं, माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, मेरे दोस्त यहाँ से कोई बालकनी, मेरी खिड़की के नीचे कोई बालकनी यही नहीं है, हम तो 6ठी मंजिल पर हैं और नीचे कोई बालकनी नहीं है, 6 फ्लोर से सीधा नीचे ग्राउंड ही है, यानी कि वो बालकनी से कूदा है तो सीधा वो नीचे ग्राउंड पर ही गया है, इसीलिए उसकी चीख सुनाई पड़ी थी। और इस प्रकार से एक झूठी स्टोरी के द्वारा एक फेक स्टोरी क्रिएट करके ऑजिबल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है, अपनी बुद्धि का परिचय देता है, वो अपनी सूझबूझ से काम लेता है, और इस प्रकार से वो अपने एक खतरे से वो अपने आप को और अपने फ्रेंड को बचा लेता है। तो इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये जरूर नहीं है कि आप सच ही बोलें मुसीबत के समय। तो आपको स्टोरी कैसी लगी है, आपको मेरा जहाँ तक मानना है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी,
और आप भी आप अपना इसी टाइप से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड आप यूज करेंगे और बहुत जल्दी आपके सामने अब आपकी इंग्लिश फर्स्ट फ्लैट से आपका जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3 या जो आपकी पोएम होगी, उसका वीडियो अब आपके सामने आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टोरी कैसे लगी है, अच्छी लगी है तो एक लाइक करना है आपको, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।